बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 क्या है। तो पार्ट 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो पार्ट 8 का फर्स्ट पार्ट है स्टेट नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन एंड फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 9 साइडेड पॉलीगॉन। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके चैप्टर 7 से आया है, जो कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। और ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने ये स्टेट करना है कि कोई अगर एन साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, यानी एन साइडेड पॉलीगॉन के अंदर जो डायगोनल्स हैं उनकी तादाद क्या होगी। फर्स्ट पार्ट में आपने ये बताना है। और सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का एंड फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 9 साइडेड पॉलीगॉन है, यानी अगर कोई पॉलीगॉन जो है वो 9 साइडेड हो तो फिर 9 साइडेड पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। सेकंड पार्ट में आपने ये बताना है। स्टूडेंट पॉलीगॉन कहते हैं, सबसे पहले ये याद रखें कि पॉलीगॉन किससे कहते हैं। अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन, यानी बहुत सारी साइड्स हो और क्लोज फिगर हो तो वो क्या कहलाती है, पॉलीगॉन कहलाती है। जो सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है दैट इज आर ट्रायंगल है। ट्रायंगल इज 3 साइडेड पॉलीगॉन है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और वो क्लोज भी होती है। इसके बाद रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, यानी जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज 3 या 4 साइडेड पॉलीगॉन। और इसके बाद पेंटागन है, तो पेंटागन जो होगी वो 5 साइडेड पॉलीगॉन होती है। तो अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि अगर कोई n साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं इसका कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू, इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है nc2 माइनस n होता है। यहां पर स्टूडेंट जो nc2 है दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि NCR क्या होता है। NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ साइड्स एंड r यहां पर क्या है, r ये है कि ऑब्जेक्ट चूज एट अ टाइम, यानी अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और हमने एट अ टाइम जो है वो r ऑब्जेक्ट चूज करके जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनती है वो इसके इक्वल होती है। अब इस फार्मूले को स्टूडेंट हम जरा एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन लेके समझते हैं कि nc2 माइनस n कैसे लिखा हम लोगों ने। तो उसके लिए आप लेट कर लें 4 साइडेड पॉलीगॉन को। 4 साइडेड पॉलीगॉन में आपके पास जो होते हैं वो रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है। तो लेट्स सपोज मैं आपके सामने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूं, तो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर 4 वर्टेक्स होते हैं A B C D। और हमने यहाँ पर अब ये चेक करना है कि इस रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स वो लाइन होती है किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। द लाइन विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल।
जैसे यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर ए और सी जो है ये अपोजिट वर्टेक्स हैं, तो इट मींस कि वो लाइन जो ए और सी को ज्वाइन करती है दैट इज अ डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल कहलाएगी। इसी तरीके से बी और डी जो है वो अपोजिट वर्टेक्स है, तो वो लाइन जो बी और डी को क्या करती हो, ज्वाइन करती हो, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इस फिगर से आपको नजर आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो 2 है। अब हम इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करेंगे, तो nc2 माइनस n करते हैं, तो वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स होता है। अब ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है, तो इट मींस कि यहां पर n आपके पास क्या है 4 है और r क्या है आपके पास 2 है, यानी एट अ टाइम आप 2 ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी a को c के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और a को b के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एट अ टाइम हम लोग a के 2 पॉइंट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो इट मींस के r हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो मैं अगर इस फार्मूले की मदद से इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करूं, तो ये 4c2 माइनस क्या होगा 2 होगा, सॉरी 4 होगा, क्योंकि n हमारे पास क्या है 4 है। अब 4c2 करते हैं बाय दिस फार्मूला, ncr किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो n हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r हमारे पास 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r है, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 4 होगा। अब हमने चेक करना है कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। 4 फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 1, यानी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कहां से कहां तक, 4 से लेकर 1 तक, दिस इज कॉल्ड 4 फैक्टोरियल। जिस तरीके से जनरली हम इसको n फैक्टोरियल लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम n to 1, जैसे n into n माइनस 1, n से छोटा नेचुरल नंबर n माइनस 1 होगा। जैसे 4 फैक्टोरियल 4 into 3 होता है, तो 3 को हम 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 को हम 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से n फैक्टोरियल को हम n into n माइनस 1 into n माइनस 2 into n माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये 3 to 1 तक जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 into 1 विच इज 2 होता है। इसी तरीके से ये 4 माइनस 2 करेंगे तो वो अगेन 2 होगा, तो 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगा, माइनस 4 एज इट इज रखेंगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 2 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो इट मींस कि ये 6 माइनस 4 होगा विच इज 2। तो इस मींस के अगर इस फार्मूले की मदद से हम लोग ये डायगोनल्स ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन फाइंड करते हैं, तो वो क्या आती है 2 आती है। और अगर फिगर की मदद से हम देखें तो वो भी क्या है 2 है। तो इट मींस के किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स को फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, वो क्या है nc2 माइनस n होता है, तो वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स एंड 2 शोज r क्या लेंगे 2, क्योंकि एट ए टाइम हम लोग क्या करते हैं 2 पॉइंट्स को ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसलिए r हम 2 लेंगे। तो अब इस फार्मूले की मदद से अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करूं ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन है, तो n साइडेड पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सामने आपके कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये आपके पास nc2 क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल है, तो r हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस r फैक्टोरियल की जगह 2 आएगा इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस r फैक्टोरियल की जगह हम क्या पुट करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और माइनस n एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं
और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस n फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल तक कैसे लिखा, जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास 7 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 7 टू क्या होता है 1 होता है। मैं अगर इस 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 और आगे जो नंबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं बिकॉज 5 फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 टू 1। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोग n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। n माइनस 2 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल है और ये जो माइनस n है ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस n माइनस 2 फैक्टोरियल को इस n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नोमिनेटर में रह जाएगा n इंटू n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के ही इक्वल होता है। तो हम इसको जस्ट 2 लिखेंगे इस 2 फैक्टोरियल को। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो इन दोनों में आपके पास ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो 2 एलसीएम आएगा। 2 एलसीएम आएगा तो ये n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n होगा। मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो n इंटू n क्या होता है, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब ये माइनस n माइनस 2n किसके इक्वल होगा, माइनस 3n के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस 3n में अगर n को कॉमन ले लिया जाए तो ये n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, यानी अगर कोई n साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होंगी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर कोई 9 साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसमें फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, यानी n हमारे पास जो पार्ट सेकंड है उसमें n हमारे पास क्या है 9 है। तो इट मींस के हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 9 साइडेड पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 9 साइडेड पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन हमने फाइंड किया है वो क्या है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इधर n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। तो ये 9 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा विच इज 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 ज़र 6, 3 9 ज़र 27। तो इट मींस के 9 साइडेड पॉलीगॉन्स के अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 27 होंगी। अब पार्ट 8 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है, प्रूव दैट sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा इज इक्वल टू 4 sin 5 थीटा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा है। स्टूडेंट यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा है, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपके सामने जो फार्मूलाज लिखे हैं जो कि आपके बुक में है, सम फार्मूलाज है, सम के ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में सम के फार्मूलाज हैं, जिसमें फर्स्ट फार्मूला आपके पास है sin p प्लस sin q किसके इक्वल होता है, 2 sin p प्लस q बाई 2 इंटू sin p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से सेकंड फार्मूला सम का है sin p माइनस sin q किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p sin p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड फार्मूला है cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। और जो लास्ट फार्मूला है सम का वो है cos p माइनस cos q इक्वल होता है माइनस 2 sin p प्लस q बाई 2 इंटू sin p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट फार्मूला है इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। उसके लिए आपने पहली जो दो टर्म्स है sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा पे फर्स्ट फार्मूला यूज करना है अलग से, और फिर sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा पे फर्स्ट फार्मूला जो है वो सेपरेटली यूज होगा। अब यहाँ पे देखें sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा पे अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो ये आपके पास है sin p प्लस sin q इक्वल होता है 2 sin p प्लस q बाई 2 इंटू sin p माइनस q बाई 2। तो यहाँ पर p आपके पास 2 थीटा है, q आपके पास 4 थीटा है, तो sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा पे हम ये फार्मूला यूज करें तो ये 2 इंटू sin 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा है इस पे अगेन ये फार्मूला यूज करें तो ये 2 इंटू साइन p आपके पास यहाँ पे 6 थीटा है, q आपके पास 8 थीटा है, तो 6 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 आएगा। इसी तरीके से cos p माइनस q होता है तो 6 थीटा माइनस 8 थीटा बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 sin 2 थीटा प्लस 4 थीटा क्या होगा 6 थीटा बाई 2 आएगा, और इसी तरीके से ये cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा क्या आएगा माइनस 2 थीटा बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 2 sin 6 प्लस 8 क्या होता है 14 होता है तो 14 थीटा बाई 2 आएगा। इसी तरीके से cos 6 थीटा माइनस 8 थीटा क्या होता है माइनस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे ये 2 कैंसल, 2 7 14 होगा और 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें 2 sin 3 थीटा इंटू cos माइनस थीटा प्लस 2 sin 7 थीटा इंटू cos माइनस थीटा आएगा। अब स्टूडेंट आपने अपने ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है वो cos थीटा के ही इक्वल होता है। यानी cos के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन हो तो एंगल क्या हो जाता है, एंगल के साथ जो नेगेटिव साइन है वो जज़ब हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। cos माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो मींस कि ये जो cos माइनस थीटा है इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से इस cos माइनस थीटा को भी क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे। अब हमारे पास हम देखेंगे कि दो टर्म्स आ गए, इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है और cos थीटा क्या है कॉमन है, तो 2 cos थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे sin 3 थीटा प्लस सेकंड टर्म में sin 7 थीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, और ये जो sin 3 थीटा प्लस sin 7 थीटा है तो इसके ऊपर अगेन हम जो फर्स्ट फार्मूला है उसका यूज करेंगे sin p प्लस sin q का। तो p यहाँ पे 3 थीटा है, q यहाँ पे क्या है आपके पास 7 थीटा है, तो ये आपके पास होगा 2 sin 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये 2 cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, तो ये 2 sin 3 थीटा प्लस 7 थीटा क्या होता है sin 10 थीटा बाई 2 होगा, और इनटू cos 3 थीटा माइनस 7 थीटा यानी 7 माइनस 3 करें तो आपके पास माइनस 4 थीटा बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 cos थीटा इंटू साइन सॉरी यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके ये क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 cos थीटा, ये 2 5 10 sin 5 थीटा
इंटू कॉस 2 कॉस माइनस 2 थीटा आएगा। तो अब हमें पता है कि कॉस माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये साइन 5 थीटा पहले लिखते हैं, cos माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा के ही इक्वल होता है, और इस cos थीटा को लास्ट में लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ अगर कंपेयर करें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब पार्ट 9 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y is equal to ax square plus bx plus c that cut x-axis at point minus 4 and 0 and 4 and 0 and passes through a point 0 and 8। स्टूडेंट ये जो आपके पास इक्वेशन है y is equal to ax square plus bx plus c, ये आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर इसमें ये याद रखें कि अगर इसमें a यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव हुआ तो वो पैराबोला की जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड होगी। अगर a पॉजिटिव हुआ यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो जो पैराबोला होगी उसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। अगर मैं कहता हूं लेट्स सपोज एक पैराबोला है जो कट करती है x एक्सिस को एट पॉइंट p एंड 0। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को p एंड 0 कहता हूं और इस पॉइंट को मैं q एंड 0 कहता हूं। x एक्सिस के ऊपर हमेशा जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। और मैं लेट्स सपोज एक पैराबोला को इस तरीके से ले लूं कि ये इसकी ओपनिंग y एक्सिस यानी पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग हो, तो फिर ये जो पैराबोला होगी इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यानी जो a है वो पॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, पैराबोला की, जो कि कट करती है x एक्सिस को एट पॉइंट माइनस 4 एंड 0 एंड 4 एंड 0 और 8, और ये पैराबोला पास हो रही है थ्रू द पॉइंट 0 एंड 8। यानी हमने एक ऐसी पैराबोलिक इक्वेशन फाइंड करनी है जो x एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पे कट करती है, यानी पॉइंट A और पॉइंट B पे जो कट कर रही है p एंड 0 की जगह जहां पे -4 एंड 0 है, और q एंड 0 की जगह जहां पे क्या है 4 एंड 0 है, यानी p 4 है और q क्या है q p -4 है और q क्या है +4 है। और ये पैराबोलिक कर्व जो है वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट 0 एंड 8, यानी इस पॉइंट 0 एंड 8 से क्या कर रही है, पास कर रही है। हमने इस पैराबोलिक की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करना है। ये जो मैंने आपके सामने पैराबोला बनाई है इसकी ओपनिंग अपवर्ड है। अपवर्ड इसलिए है कि जहां पर अगर a पॉजिटिव होगी तो ये अपवर्ड होगी ओपनिंग, और अगर a लेट्स सपोज नेगेटिव होता है तो फिर इसकी जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी। यानी इस तरीके से इसकी ओपनिंग होगी, a के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अ पैराबोला an equation of parabola, an equation of parabola cut x-axis at point P and 0 and Q and 0 is given by, यानी हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखनी है जो कि x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, P एंड 0 और Q एंड 0 पे कट कर रही हो। तो फिर ऐसी इक्वेशन, ऐसी पैराबोलिक की जो जनरल इक्वेशन होगी वो आपके पास होगी a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के इक्वल होगी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विच कट x एक्सिस एट पॉइंट p एंड 0 एंड q एंड 0। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला है
जो कि एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो जो पॉइंट P एंड 0 है वो आपके पास गिवन है -4 एंड 0, और जो पॉइंट Q एंड 0 है वो आपके पास गिवन है 4 एंड 0 है। तो इट मींस कि P -4 है, Q जो है वो +4 है। तो इसमें हम लोग P की जगह क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, और Q की जगह क्या पुट करेंगे, +4 पुट करेंगे। तो ये a इंटू एक्स +4 इंटू एक्स -4 होगा। तो अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो a इंटू एक्स +4 इंटू एक्स -4 करते हैं तो एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो विच इज y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a क्या होगा। a की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय टेकिंग द पॉइंट फ्रॉम विच दिस पैराबोला पासिस। तो ये जो पैराबोला है ये पास कर रही है कहां से, इस पॉइंट से 0 एंड 8 से। तो हम कह सकते हैं कि एज दिस पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट, passes through the point 0 and 8, so this point satisfy इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, यानी ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर -16 के ऊपर लाई कर रहा है। तो फिर ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को हर हाल में सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 एंड 8 है। तो इट मींस कि x 0 है, y हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 है। तो अगर मैं x 0 और y 8 इस पॉइंट में पुट करूं तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू 8 लेंगे, a इंटू एक्स की जगह हम 0 लेंगे, 0 -16 आएगा। तो यहां से a इंटू -16 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई -16, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो a की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। तो इट मींस कि यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -16 लिख सकते हैं। तो ये -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 8 ज़र 16। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी जो a है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो पैराबोला होगी इसकी ओपनिंग क्या होगी, ये डाउनवर्ड होगी, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0 एंड 8 होगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी जो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो ये आएगी। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी जो कि एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रही होगी और वाई एक्सिस के इस पॉइंट से पास कर रही होगी, 0 एंड 8 से पास कर रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड। अब पार्ट 9 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, the number of dots on top are added, what is the probability of getting a sum greater than 9 or a sum divisible by 5। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आ गया ये आपके पास यूनिट 7 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चंस में अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, यानी एक डाइस का पेयर यानी थ्रोन किया गया है, यानी 2 डाइस आपने थ्रो किए हैं, ठीक है ना, जो आप डाइस थ्रो किए हैं, और द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप आर एडिड, और उन दोनों डाइस के टॉप पे जो भी नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आपस में सम करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम आ जाए, यानी इन दोनों डाइस के टॉप पे जो भी नंबर आए उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 हो, यानी 9 से बड़ा हो। फिर कह रहा है आर अ सम डिविजिबल बाय 5, या जो सम है वो
यानी जो दोनों डाइस के टॉप पे जो भी नंबर आते हैं, जो भी डॉट्स आते हैं, उनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 5 हो, यानी 5 पे डिवाइड हो रहा हो। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपने जो क्वेश्चंस होता है उसको बड़े गौर से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट इवेंट हमारे पास है सम ग्रेटर देन 9, यानी जो सम आना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। फिर उसने कहा हुआ है आर, ओ आर, आर मींस के या जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो ये जो आर है ये बड़ा यहाँ पे काउंट करेगा, इसको आपने कंसीडर करना है। तो अब हम जरा ये हमने सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9, यानी हमने ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों डाइस में जो डॉट आ रहे हैं उनका सम ग्रेटर देन 9 हो, या हमने ये फाइंड करना है आर ओ आर आर जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 हो, यानी हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट जो है वो है सम ग्रेटर देन 9, इस इवेंट को हम इवेंट ए का नाम देते हैं, यानी जो सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, इवेंट ए का नाम देते हैं। इवेंट ए इज सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। और जो इवेंट बी है दैट इज सम डिविजिबल बाय 5, जो सेकंड इवेंट है सम डिविजिबल बाय 5, इसको हम इवेंट बी का क्या नाम देते हैं, इवेंट बी कह देते हैं। इट मींस कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी फाइंड करना है। यानी हम सम ग्रेटर देन 9 को हमने इवेंट ए का नाम दिया है, सम डिविजिबल बाय 5 को हमने क्या नाम दिया है, इवेंट बी का नाम दिया है। तो इसकी जगह ए पुट किया, इसकी जगह बी पुट किया, आर को बीच में एज इट इज रहने दिया। तो इट मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होती है। अब हमने यहां पर ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है। आपने अपनी बुक में जो लॉज ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होती है। मैं इसको जरा नीचे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये याद रखें स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, आर जो है वो यूनियन की सेंस में लिया जाएगा। अगर फर्ज करें इधर होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होता तो फिर एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन की सेंस में लिया जाता है। इसको फिर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ओ और आर है तो आर को हम प्रोबेबिलिटी के केस में यूनियन के सेंस में लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए। तो अब हम ये फाइंड करके इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या पॉसिबल आउटकम भी इनको कहते हैं, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी इसको कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए से, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी इसको अगर हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए, एन ऑफ ए लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं।
तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, एन ऑफ एस को क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कहेंगे। अगर हमारे पास ये दो नंबर्स आ जाएं तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जो सैंपल स्पेस है वो फाइंड करनी होगी। तो सैंपल स्पेस को मैं यहाँ पर एक टेबल की सूरत में फाइंड करता हूँ ताकि बाद जो है वो क्या हो, इजी हो। तो अब हमें पता है कि सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखें, जो a pair of dice is throw, यानी दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है। एक डाइस को थ्रो करने से जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, इसको मैं यहाँ पे टॉप रो में लिखता हूं। 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकता है, 3, 4, 5 और इसी तरीके से 6 डॉट आ सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड डाइस को थ्रो करने से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या आ सकते हैं, डॉट आ सकते हैं। इनको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। अब हम जरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स चेक करेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस साइमल्टेनियसली। अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी फर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है 1, 1 हो सकता है, यानी फर्स्ट डाई में भी 1 आएगा और सेकंड डाई में भी 1 आएगा। सेकंड पॉसिबल आउटकम हो सकता है 1, 2 हो सकता है, यानी 1 के साथ इस 6 तक पेयर बनाएंगे। ये इसी तरीके से थर्ड पॉसिबल आउटकम 1 एंड 3, इट मींस के फर्स्ट डाइस में 1 आएगा, सेकंड डाइस में 3 आएगा। इसी तरीके से 1 और 4 हो सकता है, इसी तरीके से 1 और 5 हो सकता है, इसी तरीके से 1 और 6 होता है। इसी तरीके से इस 2 के साथ पेयर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 का। तो इट मींस कि फर्स्ट डाई में 2 आ सकता है, सेकंड डाई में 1 आ सकता है। इसी तरीके से फर्स्ट डाई में 2, सेकंड डाई में भी 2 आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट डाई में 2 आ सकता है, सेकंड डाई में 3 आ सकता है। फर्स्ट डाई में 2, सेकंड डाई में 4, फिर 2 और 5 का पेयर बनेगा, फिर 2 और 6 का पेयर बनेगा। इसी तरीके से 3 और 1 का पेयर बनेगा, 3, 2 का पेयर बनेगा, 3, 3 का पेयर बनेगा और 3, 4 का पेयर बनेगा, 3, 5 का पेयर बनेगा, 3, 6 का पेयर बनेगा। अब 4 के साथ पेयर बनाए तो 4, 1 होगा, यानी फर्स्ट डाई में 4 आएगा, सेकंड डाई में 1, 4, 2 का, 4, 3 का, 4, 4 का, 4, 5 का और 4, 6 का। फिर जो 5 के साथ अगर पेयर बनाए तो फर्स्ट डाई में 5 आ सकता है, सेकंड डाई में 1, 5, 2 हो सकता है, 5, 3 हो सकता है, 5, 4 हो सकता है और 5, 5 हो सकता है, 5, 6 होता है। और नेक्स्ट जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें फर्स्ट डाई में 1, फर्स्ट डाई में 6, सेकंड डाई में 1, फर्स्ट डाई में 6, सेकंड डाई में 2 आ सकता है। फिर 6 और 3 का पेयर बन सकता है, 6 और 4 का, 6 और 5 का और 6 और 6 का बनता है। तो इट मींस के जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास होंगे, यानी वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एस जो होंगे वो आपके पास होंगे 36 होंगे। इन सारों को अगर काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो टोटल ये पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इनको काउंट करेंगे तो 36 आ जाएंगे आपके पास। अब हम इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए चेक करते हैं। इवेंट ए आपके पास क्या है, सम ग्रेटर देन 9, यानी जो सम है, जो दोनों डाइस में डॉट आ रहे हैं उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। 9 से बड़ा होने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि 3 और 6 होता है ये वाला 3 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, ये जो 4 + 5 होता है 9 होता है, तो यहाँ से ये बड़ा होता है 4 और 6। तो इस इवेंट में फर्स्ट जो इवेंट होगा इवेंट ए में, दैट इज 4 और 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, सॉरी वो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 5 और 4 नहीं होगा बल्कि 5 5 होगा, 5 6 होगा। और इसके अलावा जो आपके पास इवेंट जिनका सम ग्रेटर देन 9 हो वो 6 और 4 होंगे, 6 और 4। और इसके अलावा 6 और 5 होगा, क्योंकि 6 + 5 11 होता है, 6 और 6 होगा। तो दीज आर द आउटकम्स इन इवेंट ए होंगे। तो इस मींस के इवेंट ए में टोटल आउटकम्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए आर 6 है।
इसी तरीके से इवेंट बी में आउटकम्स कितने हैं ये हम चेक करेंगे। तो इवेंट बी किसके इक्वल होगा, इवेंट बी आपके पास है सम डिविजिबल बाय 5, यानी जिन डॉट का सम जो है वो डिविजिबल बाय 5 हो वो कौन कौन से होंगे ये हमने चेक करना है इवेंट बी में। तो सबसे पहले देखें ये जो 1 और 4 है, 1 प्लस 4 करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, तो 5 5 पे डिवाइड होता है, तो इट मींस के फर्स्ट इवेंट ये होगा। इसके बाद सेकंड इवेंट इसमें होगा 1 और 6 तो 7 होता है, ये 2 और 3 होगा, यानी 2 प्लस 3 5 होता है, और इनका सम जो होता है वो डिविजिबल बाय 5 है। इसी तरीके से 2 5 7 होता है, 2 प्लस 6 8 होता है, तो ये नहीं हो सकता है। इसी तरीके से 3 और 2 है, इन दोनों का सम भी 5 होता है, और इसके अलावा 3 और 6 9 होता है, 3 5 प्लस 8 होता है, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आपके पास इवेंट्स हैं 4 और 1 है, 4 प्लस 1 क्या होता है आपके पास ये 5 होता है, और 5 क्या होता है डिविजिबल बाय 5 होता है। इसके अलावा 4 एंड 6 है, क्योंकि 4 प्लस 6 क्या होता है 10 होता है, और 10 5 पे डिवाइड होता है, 5 2 ज़ा 10। इसके अलावा 5 1 नहीं है, 5 2 नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 एंड 5 है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 10 होता है, और 10 डिविजिबल बाय 5 है। इसके अलावा 6 एंड 4 है, तो 6 एंड 4 का सम क्या होता है 10 के इक्वल होता है, ये भी डिविजिबल बाय 5 है। तो इट मींस के नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी आर क्या होंगे 7 होंगे। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो हम यहाँ पर ए सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने आउटकम्स होंगे ये चेक करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। तो 4 और 6 कॉमन एलिमेंट है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 एंड 6 आएगा। इसके अलावा 5 एंड 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 5 और 5 आ जाएगा, और इसके अलावा 6 एंड 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 6 और 4 आएगा, क्योंकि 6 और 6 4 इधर भी है और इधर भी है, और इसके अलावा 6 5 कॉमन नहीं है, 6 6 कॉमन नहीं है, तो इट मींस के नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, वो आपके पास 3 होंगे। तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए कितने हैं 6 है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, सम ग्रेटर देन 9 की इवेंट प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 होगी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी कितने हैं 7 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या थे 36 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी सम डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/36 होगी। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है 36 है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगी नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो इक्वल होगी 3/36 होगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 है। अब अगर हम इन तीनों को इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ गई 6/36 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई 7/36 आ गई, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ गई आपके पास वो 3/36 आ गई। तो इन तीनों को अगर हम
सिंप्लीफाई करें तो 36 सेम आएगा, 6 + 7 -3 आ जाएगा, तो ये 6 + 7 13, 13 - 3 क्या आएगा 10/36 आएगा। तो 10/36 को अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 5 * 10, 2 18 * 36, तो दैट विल बी 5/18 आ जाएगी। तो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9 और सम डिविजिबल बाय 5 इज 5/18। तो ये हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि सम ग्रेटर देन 9 और सम डिविजिबल बाय 5 वो क्या है 5/18 है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें।